हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डीएसएसबी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इमेज बेस के क्वेश्चंस की भी अपन बात करेंगे। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और एक बार इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। चलिए बात करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन आया था सेफ स्ट्रेटजी इज़ यूज्ड फॉर। एक सेफ स्ट्रेटजी होती हैं जो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ में ली जाती हैं। तो ट्रेकोमा के ट्रीटमेंट्स के लिए सेफ स्ट्रेटजी को यूज़ में लिया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या पता है इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो सेफ स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ चुका है। सेफ स्ट्रेटजी इज़ यूज्ड फॉर ट्रेकोमा के ट्रीटमेंट के लिए सेफ स्ट्रेटजी यूज़ में ली जाती हैं। इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। द सेफ स्ट्रेटजी इज ए सेट ऑफ मेजर्स। सेफ स्ट्रेटजी ये क्या है? मेजर्स का सेट है, टूल है। मतलब इस एस का मतलब ट्रेकियासिस, ए का मतलब एंटीबायोटिक होगा, एफ का मतलब होगा फेशियल और ई का मतलब होगा फेशियल क्लीनिनेस बोल सकते हैं, और ई का मतलब एनवायरमेंटल होगा, जो आगे अपन बात करेंगे। अभी तक सेफ स्ट्रेटजी इज ए सेट ऑफ मेजर्स मतलब मेजर्स का सेट होता है, टूल होता है, जिसमें डायग्नोसिस किए जाते हैं अलग अलग तरीके के, यूज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ ट्रेकोमा। इसमें ट्रेकोमा को स्प्रेड होने से बचाना है, कंट्रोल करना है। ए लीडिंग कोज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जो क्या करता है? ट्रेकोमा ब्लाइंडनेस कोज करता है। चलिए आगे बात करते हैं। सर्जरी टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, एक सर्जरी की जाती है ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करने के लिए इन दोज हु हैव ट्रेकियासिस, जो क्या हो सकते हैं उनके ट्रेकियासिस या एंट्रोपियन। और एंटीबायोटिक यूज़ में ली जाती हैं। टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट, मतलब मैंने कहा था ना सेट ऑफ मेजर्स होता है, सेट ऑफ मेजर्स या टूल ऑफ मेजर्स होता है, जिसमें देखो ट्रेकियासिस के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट और अजीथ्रोमाइसिन को यूज़ में ली जाती हैं। टू कॉम्बेट एक्टिव क्लेमाइडियल इन्फेक्शन को और फेशियल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपकी सेफ स्ट्रेटजी यूज़ में ली जाती हैं। तो मेनली आपका हो गया ट्रेकियासिस, इसमें आपके एंटीबायोटिक्स को भी पूछा जा सकता है, कॉम्बेट एक्टिव क्लेमाइडियल इन्फेक्शन को भी पूछा जा सकता है, फेशियल हाइजीन को भी पूछा जा सकता है। देखो इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। एस स्टैंड्स फॉर ट्रेकियासिस सर्जरी, ट्रेकियासिस सर्जरी। ए स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक, एफ स्टैंड्स फॉर फेशियल क्लीनिनेस, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो ये चारों से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ध्यान रखना। एस स्टैंड फॉर ट्रेकियासिस सर्जरी, ए स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक, अजीथ्रोमाइसिन का अभी मैंने बताया था कि मतलब एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं, अजीथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट वगैरह हो गई। एफ का मतलब होता है फेशियल क्लीनिनेस, ई का मतलब है एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, जो आपके ट्रेकोमा के लिए यूज़ में ली जाती हैं। तो उसका पूरा पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ये 4 पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, वापस रिपीट होना चाहिए क्वेश्चन। आगे बात करते हैं एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? वॉरफेरिन का तो सभी को पता है, लेकिन हिपेरिन का इतना नहीं पता होता। तो एंटीडोट ऑफ हिपेरिन प्रोटामिन सल्फेट, क्योंकि वॉरफेरिन का क्वेश्चन पूछा गया था। एंटीडोट ऑफ हिपेरिन प्रोटामिन सल्फेट, ये अपन देखते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या सेफेस्ट ड्रग है। तो मतलब सेफेस्ट ड्रग है या फिर एंटीकोगुलेंट है, अपन देखेंगे, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। तो हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है? प्रोटामिन सल्फेट। अब वॉरफेरिन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया आपके वॉरफेरिन एंटीडोट। तो विटामिन के इज द एंटीडोट ऑफ वॉरफेरिन। वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा है? विटामिन के या फिर फाइलोक्विनोन, ये भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन है। ध्यान रखना, वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के या फिर आपको ऑप्शन में फाइलोक्विनोन देखने को भी मिल सकता है, तो दोनों को ध्यान रखना। और विटामिन के सारे नाम्स आपको, केमिकल्स नाम्स, उसके कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, सारे उनको याद रखना। मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखे हैं, तो उनको प्ले लिस्ट में जाके एक एक वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने कहा ना अपन देखेंगे कि आपकी हिपेरिन एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर अपन
प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या सेफ हैं। तो सेफेस्ट एंटीकोएगुलेंट इन प्रेगनेंसी के अंदर सेफेस्ट एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, तो हिपेरिन है, और वॉरफेरिन आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये तो पूछा जाता है सेफेस्ट एंटीकोएगुलेंट इन प्रेगनेंसी, तो हिपेरिन अगर पेशेंट को दी जा रही हैं तो उसमें अपन एपीपीटी टाइम चेक करेंगे, एपीपीटी अपन चेक करेंगे। और उसमें वॉरफेरिन में आप देख सकते हो कि पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम उसमें चेक करेंगे। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है सेफेस्ट एंटीकोएगुलेंट इन प्रेगनेंसी हिपेरिन, इसमें एपीपीटी को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ था, न्यूमोकोनियोसिस से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था जो आगे बात करेंगे। पहले अपन देखते हैं न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। न्यूमोकोनियोसिस इज एनी लंग डिजीज, ये एक लंग डिजीज होता है कोज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, किसके कारण होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, जो नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यूज में लिए जाते हैं, या एयरबोर्न डस्ट एंड फाइबर्स, जो एयरबोर्न डस्ट होती हैं एंड फाइबर्स होती हैं, उसके कारण न्यूमोकोनियोसिस या अपन बोल सकते हैं लंग डिजीज कारण हो सकता है। पेशेंट्स यूजुअली एनकाउंटर दीज इनहेलेंट्स इन द वर्क प्लेस, ये इनहेलेंट्स कहाँ पे, आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ नाउन एज ऑक्यूपेशनल डिजीज, और न्यूमोकोनियोसिस को ऑक्यूपेशनल डिजीज भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपके वर्क प्लेस में, एनवायरनमेंट में और अदर प्लेसेस में आपको देखने को मिल सकता है। उसके आपके डस्ट से या एयरबोर्न से आपकी ये न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, जो आप इनहेलेशन के द्वारा इनको अपने लंग्स में एंटर कराते हो, तो वो एक न्यूमोकोनियोसिस को कोज करता है। ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी है, नॉर्मल सी है, इसके अपन टाइप्स करेंगे तो आपको डेफिनेशन ईजिली तरीके से याद हो जाएगी। What are the 3 types of pneumoconiosis? न्यूमोकोनियोसिस के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं ये अपन डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ था। द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स आर एबेस्टोसिस, सिलिकोसिस एंड कोल माइनस लंग, मतलब आपके ऑप्शन में ये तीनों थे, और एक आपका कोई भी मान लो अस्थमा आपके ऑप्शन में था तो एक्सेप्ट करके पूछा था, तो आपका एक्सेप्ट करके अस्थमा रॉन्ग आंसर होगा। ये आपके तीनों सही आंसर होगी, क्योंकि ये तीनों आपको न्यूमोकोनियोसिस में देखने को मिलते हैं, एबेस्टोसिस, सिलिकोसिस एंड कोल माइनस लंग, ये आपके ऑप्शन में थे, तीनों ही थे। तो ध्यान रखना, फिर से रिपीट हो सकता है, एबेस्टोसिस, सिलिकोसिस एंड कोल माइनस लंग्स, ये क्या होते हैं, न्यूमोकोनियोसिस होते हैं। सम टाइप्स ऑफ न्यूमोकोनियोसिस इंक्लूड, एबेस्टोसिस क्या होता है, कोज्ड बाय इनहेलिंग एबेस्टोस फाइबर, एबेस्टोसिस किसके कोज के कारण होता है, इनहेलिंग एबेस्टोस फाइबर, जो इनहेल करते हैं एबेस्टोस फाइबर्स को, जिसके कारण एबेस्टोसिस हो सकता है। और सिलिकोसिस कोज्ड बाय इनहेलिंग सिलिका डस्ट से सिलिकोसिस हो सकता है। इसका एक क्वेश्चन मैं अभी लेके आया हूँ आपके लिए, तो आगे बात करेंगे इसकी। क्वेश्चन आया था सिलिकोसिस से, सिलिकोसिस कोज्ड बाय इनहेलिंग सिलिका डस्ट, जो इनहेल करते हैं सिलिका डस्ट से, इससे आपका सिलिकोसिस हो सकता है। आगे बात करते हैं कोल वर्कर्स या न्यूमोकोनियोसिस, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस आल्सो नाउन एज ब्लैक लंग, आपका लंग कैसा हो जाता है, ब्लैक। कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस आल्सो नाउन एज ब्लैक लंग, इसको ब्लैक लंग भी बोला जाता है कोल वर्कर्स को। दिस इज कोज्ड बाय इनहेलिंग कोल डस्ट, जो आपकी कोल डस्ट इनहेल करते हैं तो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस होता है। ये है ब्राउन लंग कोज्ड बाय वर्किंग अराउंड डस्ट फ्रॉम कॉटन और अदर फाइबर्स, जो ब्राउन लंग होता है उसमें कोज्ड बाय वर्किंग अराउंड डस्ट, जो आपके आप वर्क करते हो उसके अराउंड जो डस्ट होती हैं फ्रॉम कॉटन और अदर फाइबर से आपके इनहेल्स के द्वारा क्या कोज होता है, ब्राउन लंग न्यूमोकोनियोसिस। तो ये आपके ऑप्शन में थे तो आपके राइट हो गए। बी क्वेश्चन आया था, ये देखो, वर्कर्स ऑफ द कोल लेड गोल्ड एंड
मिका इंडस्ट्रीज कैन सफ़र फ्रॉम, जो वर्कर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, कोल, लेड, गोल्ड एंड मिका इंडस्ट्रीज आपके जो उनमें काम करते हैं, कैन सफ़र फ्रॉम, उनको कौन सी बीमारी हो सकती हैं, तो सिलिकोसिस हो सकती हैं, पूछा जा सकता है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था, सिलिकोसिस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द लेवल ऑफ केयर इन विच केयर इज जनरली प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेंटर्स एट ब्लॉक लेवल इज नाउन एज, जो आपकी केयर्स दी जाती है, देखो द लेवल ऑफ केयर इन विच केयर इज जनरली प्रोवाइडेड इन, जो नॉर्मल से आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स आपके ब्लॉक लेवल्स पे दी जाती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका वो सेकेंडरी लेवल होगा, तो वो आपका सेकेंडरी लेवल होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। The level of care in which care is generally provided in district hospitals and community centers at block level is known as secondary level. Important है, पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। आयुष्मान भारत सेलिब्रेटेड किया जाता है दिवस, आयुष्मान भारत दिवस एवरी ईयर सेलिब्रेटेड क्या, कौन से दिन मनाया जाता है, आपके 13 अप्रैल को, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। इंडियाज फर्स्ट इंडाइजेशनली, इंडिया की फर्स्ट इंडाइजेशनली डेवलप्ड ए वैक्सीन, जो वैक्सीन की डेवलप किया है, वैक्सीन को फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, एक इंडिया की ऐसी एकमात्र फर्स्ट इंडाइजेशनली डेवलप्ड वैक्सीन है, वो किसके प्रिवेंशन के लिए बनाई गई हैं, फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर से, तो वो आपकी सर्वाक होगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की एकमात्र ऐसी सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन एक वैक्सीन या ड्रग बोल सकते हो कि एक इंडाइजेशनली डेवलप्ड की गई थी, वो है आपकी सर्वाक। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, व्हेन इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेल्थ डे, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपकी, व्हेन इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेल्थ डे, आपका वर्ल्ड हेल्थ डे WH वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल आपका WH या अपन वर्ल्ड हेल्थ डे आपका मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। व्हेन इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी, आपके जो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी में मोस्ट कॉमन कोज आपका क्या कौन सा है, निमोनिया है। निमोनिया क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा, लंग्स पैरेन्काइमा होते हैं, वहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन होना ही निमोनिया होता है। दैट इज़ क्लियर। आगे बात करते हैं, द HIA टेस्ट फॉर डेंगू, इम्पोर्टेंट है, देखो क्वेश्चन में ये आंसर था HIA टेस्ट फॉर डेंगू। HIA टेस्ट किसके लिए किया जाता है, डेंगू के लिए किया जाता है। HIA टेस्ट फॉर डेंगू मतलब HIA टेस्ट आपके डेंगू के लिए किया जाता है। स्टैंड्स फॉर, HIA का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसी, हीम एग्लूटिनेशन, देखो हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। HIA, इसे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, HIA टेस्ट किया जाता है, और HIA टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सेकंड क्वेश्चन डेंगू के लिए, और इसका फुल फॉर्म क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर डियर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर जरूर करें। आगे बात करते हैं, द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलर मॉनिटर करना ब्लड प्रेशर को इज़ अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये आपके कौन से प्रिवेंशन में आएगा, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटरिंग करना इज़ अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आपके कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ये आएगा, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, BP को मॉनिटरिंग करना आपकी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रीटमेंट होते हैं आपके, देखो जो भी आपके ट्रीटमेंट
या डायग्नोसिस होते हैं वो आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो टर्सरी से पूछा जाता है या आपके सेकेंडरी लेवल या प्रोड्रोमल फेज से इसके क्वेश्चन आता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए, हाउ मैनी डिजीजेज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल। देखो नेशनल से एन, वेक्टर से वी, बोर्न से बी, डिजीज डी और सी, कंट्रोल से सी हो गया और प्रोग्राम से पी, NVBDCP। इसका फुल फॉर्म मतलब बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया हूँ शॉर्ट फॉर्म पे, तो ध्यान रखना NVBDC नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें कितनी डिजीज़ को कवर किया गया है, तो 7 डिजीज़ को कवर किया गया है, ध्यान रखना। वो 7 डिजीज़ इसमें देखो, डिजीज़ प्रिवेंटेड अंडर NVBDCP नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आर मलेरिया होगा, जैपनीज एनसेफेलाइटिस और डेंगू को इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखना, ये नॉर्मल से इसको ध्यान रखना, पूछा तो नहीं गया है, क्या पता पूछ लिया जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन होती है, उसके लिए आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, तो इंट्रामस्कुलर IM रूट होता है आपके DPT, डिप्थीरिया परटूसिस और टेटनस, तो इसका IM रूट होता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन इज इंट्रामस्कुलर। आगे बात करते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट, जो आपकी पेंटावेलेंट वैक्सीन्स होती हैं वो कौन से वीक्स में दी जाती हैं, तो 6 वीक हो गया आपके, 10 वीक और 14 वीक्स में ये दी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मिजल्स इज कोज्ड बाय, मिजल्स किसके कोज के कारण होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो RNA पैरामाइक्सोवायरस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। मिजल्स इज कोज्ड बाय RNA पैरामाइक्सोवायरस, पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि मिजल्स का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो RNA पैरामाइक्सोवायरस, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुमन इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री, जो सुमन होती है ना, वो इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री, वो कौन सी मिनिस्ट्री में आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आएगी। आपके MPCH में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो सुमन इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपकी सुमन आएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन जो आपके DSSP में पूछे गए, उसकी अपन ने 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए और थोड़े बहुत और करेंगे डिस्कस, बीच बीच में अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो अभी कर रहे हैं। When the umbilical cord in a neonate does eventually dries and fall off, when यानी कि कब, द umbilical cord in a neonate, जो neonate की umbilical cord होती हैं, does eventually जो अपने आप ड्राइज एंड फॉल गिर जाएगी, तो 5 से 8 डेज में आपकी umbilical cord अपने आप फॉल और ड्राइज हो जाएगी, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन फीमेल्स फर्स्ट प्यूबर्टी साइन, फीमेल का सबसे फर्स्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा होता है, तो थैलार्की इज़ द फर्स्ट फीमेल्स प्यूबर्टी साइन, IGNOU 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट फीमेल प्यूबर्टी साइन कौन सा होता है, थैलार्की। अब अपन बात करेंगे कौन कौन से ये प्यूबर्टी डेवलपमेंट्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, वो देखते हैं। फेज ऑफ प्यूबर्टी डेवलपमेंट, जो फेजेज होती हैं प्यूबर्टी की, उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट्स होते हैं उनको अपन देखेंगे। तो थैलार्की को देखेंगे, एड्रीनार्की को देखेंगे, प्यूबार्की और मेनार्की को देखेंगे। तो थैलार्की में आपके क्या होते हैं, ब्रेस्ट बर्ड्स, देन ब्रेस्ट बेगन टू डेवलप, आपके जो ब्रेस्ट होते हैं ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलप होने लगते हैं। और एड्रेनार्की में आपका क्या होगा, है हेयर फर्स्ट प्यूबिक देन एक्सिलरी,
जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो एक्जिला से पहले आपके प्यूबिक हेयर्स वहाँ पे डेवलप होंगे, देन एक्जिलरी से पहले आपके प्यूबिक हेयर्स वहाँ पे डेवलप होंगे, उसको अपन एडिनार्की बोलते हैं। थिलार्की में ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट होते हैं, और प्यूबार्की में आपके पिगमेंटेशन ऑफ जेनेटल स्किन, जो आपकी जेनेटल स्किन होती हैं उसमें पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, उसको प्यूबार्की बोला जाता है। और प्यूबार्की का मतलब होता है प्यूबार्की पिगमेंटेशन ऑफ जेनेटल स्किन, जो जेनेटल स्किन होती हैं उसका पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और मिनार्की में ऑनसेट ऑफ मेंसेज अबाउट 2 years आफ्टर फर्स्ट साइन के 2 साल बाद में आपका मिनार्की फेज स्टार्ट होती हैं। एट अबाउट 11 से 13 years में आपकी मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो मिनार्की कहलाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट टू डू यू मीन अबाउट मेकोनियम। मेकोनियम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ब्लैकिश स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न, सबसे पहला स्टूल जो पास आउट करता है उसको मेकोनियम बोला जाता है। तो फर्स्ट ब्लैकिश स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको अपन ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है अपना, द स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर ओवर न्यूनेट्स बॉडी इज टर्म्ड एज। तो इसको अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन ने डिस्कस किया था, इमेज भी ऐसे अपन ने देखा था, तो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, द स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर ओवर न्यूनेट्स बॉडी। जो आपका न्यूनेट्स होता है या न्यूबॉर्न होता है उसकी बॉडी पे आपको फाइन हेयर्स देखने को मिलते हैं, तो वो कंडीशन आपकी लेन्यूगो की होगी। DSSP 2019 में, ये EIC 2019 में, एम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है लेन्यूगो के बारे में। ड्यूरिंग fetal डेवलपमेंट एट विच वीक स्किन इज कवर्ड विद लेन्यूगो एंड वर्निक्स कैस्यूसा। ड्यूरिंग fetal डेवलपमेंट के दौरान एट विच वीक स्किन इज कवर्ड विद लेन्यूगो एंड वर्निक्स, आपकी स्किन जो लेन्यूगो से और वर्निक्स कैस्यूसा से कवर्ड रहेगी, तो कौन से वीक्स में रहेगी? तो 20 वीक में आपकी ये रहेगी कवर्ड। 16 वीक से स्टार्ट होता है, 20 वीक्स तक मतलब आपके हेयर्स रहते हैं, लेन्यूगो रहता है, बाद में लेन्यूगो डिसअपियर हो जाता है। अगर लेन्यूगो आपका बर्थ के बाद में प्रेजेंट होता है तो वो कंडीशन आपकी प्री मैच्योरिटी को डिनोट करेगी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रन। विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ, बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है जो आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को दिखाएगा? किसके? चिल्ड्रंस के। जो अपन उसका वेट चेक करेंगे तो वेट से अपन को पता चलेगा बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में। तो विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, वेट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखो, फर्टिलाइजेशन जाइगोट का प्रोसेस होता है जो आपके आफ्टर कंसेप्शन के 0 से 14 डेज तक होता है। 0 से 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन के बाद में उसको अपन बोलते हैं जाइगोट या फर्टिलाइजेशन अपन बोला जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये प्रोसेस जो अपन सारे देखते हैं डेवलपमेंट फिटस का, एग आपका होता है 2 से 8 वीक्स तक आपका एग होता है, या फिर इसको एम्ब्रियो बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग या एम्ब्रियो बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। 2 से 8 वीक्स फिटस, 2 से 8 वीक आपका क्या होगा? एग होगा, मतलब एम्ब्रियो होगा, और फिटस 9 वीक एट टर्म, जो 9 वीक से आपका 40 वीक्स तक होगा, तो उसको अपन बोलते हैं, जो डिलीवरी तक होता है उसको अपन बोलते हैं फिटस। ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरस्पेस है, यहाँ पे दोनों के बीच में, ये देखो, ये अलग है, ये अलग है। वो एग होगा आपका या एम्ब्रियो होगा, उसकी स्टेज होती हैं 2 से 8 वीक या 9 वीक होती हैं। 8 वीक होता है मेनली, और 9 वीक से जो एट टर्म तक होता है वो आपकी फिटस कहलाएगा। और अर्ली न्यूनेट्स होता है बर्थ टू 7 डेज, जो आपका न्यूनेट होता है, मतलब जो बर्थ से 7 दिन तक आपका जो न्यूनेट होता है उसको अर्ली न्यूनेट बोला जाता है। और 7 से 28 दिन तक के बच्चे को क्या बोला जाता है? लेट न्यूनेट, मतलब 1 से 28 दिन बच्चे को क्या बोला जाएगा? न्यूनेट। और 1 से 7 दिन तक बच्चे को अर्ली न्यूनेट, और 7 से 28 दिन तक के बच्चे को लेट न्यूनेट, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ए न्यूनेट मीन्स, न्यूनेट का मतलब क्या होता है? ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 से 28 डेज, मैंने अभी डिस्कस किया था ना, 0 से, या अपन बोल सकते हैं 1 से 28 डेज तक आपका क्या होगा? न्यूनेट होगा। और 1 से 7 दिन
तक क्या होगा आपका अर्ली न्यूनेट, और 7 से 28 दिन तक क्या होगा आपका लेट न्यूनेट। यहाँ पे पूछा गया है ये न्यूनेट का मतलब क्या होता है, ए बेबी ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 से 28 डेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए न्यूनेट इज आल्सो कॉल्ड एज, न्यूनेट को ही न्यूबॉर्न बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करना प्लीज़। आगे बात करते हैं। इन्फेंट पीरियड इज़ 28 डेज टू 1 ईयर। इन्फेंट्स किसको बोलेंगे, 28 डेज से 1 साल तक के बच्चे को क्या बोलेंगे, या 1 मंथ से 1 साल तक के बच्चे को आपको इन्फेंट बोलेंगे। ए न्यूनेट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूबॉर्न, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, न्यूनेट को ही न्यूबॉर्न बोला जाता है। व्हाट इज़ द टोडलर एज, टोडलर की एज क्या होती है, 1 ईयर से 3 ईयर्स आपकी टोडलर एज होती है। RRB 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द टोडलर एज फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स, वो आपकी टोडलर एज होगी। द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन लेंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज़ 25 सेंटीमीटर आपकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में आपकी इंक्रीज होगी, मतलब बच्चे का बोल रहा हूँ जो न्यूबॉर्न्स होता है। द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन लेंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज 25 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल डे वार्मिंग डे इज़ ऑन 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल डे वार्मिंग डे इज़ ऑन 10 फरवरी को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार इस पर देना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट किसके यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो क्लोरीन को डिटेक्ट करने के लिए ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट को यूज़ में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरीन को ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट यूज़ में लिया जाता है क्लोरीन को डिटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज़ गिवन एट एज, विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब दी जाती हैं, तो 0 अपन बोल सकते हैं 9th मंथ पे आपको विटामिन ए की डोज लगवानी चाहिए। विटामिन ए इज़ गिवन एट एज 9 मंथ, प्रेगनेंसी में लगी जाती है ना। व्हेन वाज इंडियाज डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री बाय CRWHO, तो आपकी CRWHO ने कहा था 27 मार्च 2014 को आपका इंडिया पोलियो फ्री कंट्री हो चुका है। ध्यान रखना 27 मार्च 2014 इसकी डेट। हु इज़ द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का फादर कौन है, एडवर्ड जेनर आपका फादर ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन को डेवलप किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर। अब आपके टोबैको डे के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपके DSSB में, अभी पूछा गया था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024, ये नहीं पूछा गया था, मतलब ये पूछा गया था आपका टोबैको डे कब मनाया जाता है। सबसे पहले अपन इसकी थीम देख लेते हैं 2024 की। आपको नो टोबैको डे की थीम क्या थी, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024। द थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 इज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट करना चिल्ड्रन को, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको से इंडस्ट्री इंटरफेरेंस से आपके चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना टोबैको से। ये आपके 2024 की नो टोबैको डे की, वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम थी। ध्यान रखना, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ये आपकी थीम है। ये देखो, ये सिंबल था। वर्ल्ड नो टोबैको डे आपके 31 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी डेट पूछी गई थी क्वेश्चन में आपके DSSB में, अभी पूछा गया था क्वेश्चन, कौन सी शिफ्ट थी। नो वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके, अभी कोई भी शिफ्ट में पूछा गया था आपके जो ICD होता है F70 से F79,
इसके बीच में कौन से डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है? तो आपके मेंटल रिटार्डेशन को इंक्लूड किया गया है। देखो F70 to F79 ICD-10 इन विच डिसऑर्डर इंक्लूड। ICD-10 ने F70 से S79 को ICD-10 ने कौन से डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया है? तो चिल्ड्रंस डिसऑर्डर्स को यूज में क्या किया है? तो मेनली आपका मेंटल रिटार्डेशन आपके ऑप्शन में था, तो ये राइट होगा। मेंटल रिटार्डेशन या चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स जो आपके F70 से F79 तक आपके ICD में इंक्लूड हैं। जो आपके F00 से देखो ऐसा होता है ना, ICD F00 से F99 तक ये आपने पढ़ा था, ध्यान रखना। यहाँ पे पूछा गया था F70 से F79 ICD-10 इन विच डिसऑर्डर इंक्लूड MR या मेंटल रिटार्डेशन या चाइल्डहुड डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आया आपका, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया। लाइसोसोम इज आल्सो नाउन एज, लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुसाइडल बैग इज आल्सो नाउन एज लाइसोसोम पूछा जा सकता है। प्रोटीन फैक्ट्री आपकी राइबोसोम्स होगी, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये तो पूछ लिया आपके एग्जाम में, क्या पता फिर भी रिपीट हो सकता है। तो लाइसोसोम इज आल्सो नाउन एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम इज आल्सो नाउन एज सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग इज आल्सो नाउन एज लाइसोसोम। कैसे भी पढ़ो, इसको याद जरूर रखना। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्लबिंग ऑफ फिंगर, एक शिफ्ट में पूछा गया था, क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स इज सीन इन विच कंडीशन। तो आपकी फिंगर नेल्स पे क्लबिंग होना वो कौन सी डिसऑर्डर या कंडीशन में देखने को मिलता है? तो टेट्रालॉजी और फेलोट में आपको देखने को मिलता है, और भी कोई कंडीशन है उनमें देखने को मिलता है। अभी डिस्कस करेंगे और इसकी अपन इमेज देखेंगे कि क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स कैसा होते हैं। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स इज सीन इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? टेट्रालॉजी और फेलोट में आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स देखने को मिलती हैं। आपके नेल्स में क्या हो जाती हैं? क्लबिंग हो जाती हैं। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स इज ए कंडीशन दैट कोजेज द टिप्स ऑफ द फिंगर्स, जो आपके फिंगर्स के टिप्स होते हैं वो कोज होते हैं टू एनलार्ज, क्या हो जाते हैं? एनलार्ज, एंड द नेल्स टू कर्व अराउंड द फिंगर टिप्स, और जो आपके नेल्स हो जाते हैं वो कर्व हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं आपके फिंगर टिप्स की तरफ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछ लिया गया है। ये देखो, ये आपके क्लबिंग ऑफ फिंगर्स नेल्स हो गए। ये देखो फिंगर नेल्स होते हैं आपके टिप पे, ये आपकी टिप हो गई, यहाँ से ये कर्व कर लेंगे, ये देखो कर्व कर रहे हैं ना, ये आपके क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स। ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलती हैं, जो अभी बात कर रहे हैं अपन। देखो दिस कैन बी सीन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी ये देखने को मिलती हैं, कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज में भी देखने को मिलती है, मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फ्लोट एंड सेवरल अदर डिजीजेज। ये देखो तीनों ध्यान में रखना, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट या फिर कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीनों भी क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि एक टेट्रालॉजी ऑफ फ्लोट को पूछ लिया गया है क्वेश्चन, क्या पता अगली बार सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी पूछ लिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पेरिनियल टीयर से एक क्वेश्चन पुटा हुआ था, 4th डिग्री पेरिनियल टीयर से आपका क्वेश्चन पुटा हुआ था। तो अपन सारे के सारे जो 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री पेरिनियल टीयर्स को डिस्कस करेंगे। और 4th पेरिनियल डिग्री से क्वेश्चन पूछा गया था, 4th डिग्री पेरिनियल टीयर। देयर आर 4th डिग्रीज ऑफ पेरिनियल टीयर्स क्लासिफाइड बाय हाउ डीप एंड फार दे गो, मतलब उसको कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे वो डीप हो रहे हैं एंड फार दे गो, और कैसे वो अगली तरफ मूव करते हैं। तो 1st डिग्री आपका पेरिनियल टीयर कौन सा होगा? ए स्मॉल टीयर, एक स्मॉल टीयर दैट अफेक्ट्स ओनली द स्किन, जो आपकी ओनली फॉर स्किन को अफेक्ट करेगा, एंड वेजाइनल म्यूकोजा को। 1st डिग्री टीयर्स यूजुअली हील क्विकली, मतलब आपकी 1st डिग्री पेरिनियल टीयर्स क्या हो जाते हैं? हील हो जाते हैं क्विकली एंड डोंट रिक्वायर ट्रीटमेंट, मतलब किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्विकली ठीक हो जाते हैं। पूछा जा सकता है 1st डिग्री पेरिनियल टीयर, क्योंकि 4th डिग्री पेरिनियल टीयर पूछा गया, तो 1st, 2nd और 3rd को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क देना। ए स्मॉल टीयर दैट अफेक्ट्स ओनली द स्किन, एक स्मॉल टीयर होता है जो आपकी ओनली फॉर स्किन को एंड वेजाइनल म्यूकोजा को अफेक्ट करता है। 1st डिग्री टीयर्स यूजुअली हील क्विकली, अपने आप ठीक हो जाता है, एंड डोंट रिक्वायर ट्रीटमेंट, किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। 2nd डिग्री पेरिनियल टीयर क्या होता है?
इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क, ए डीपर टीयर दैट अफेक्ट्स द पेरिनियल मसल्स। एक डीपर टीयर होता है जो अफेक्ट करते हैं आपके पेरिनियल मसल्स को एंड स्किन को अफेक्ट करता है। सेकेंड डिग्री टीयर्स यूजुअली रिक्वायर स्टिचेज। जो स्टिचेज की ज़रूरत होती हैं किस में होती हैं? सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर्स में आपके स्टिचेज की रिक्वायरमेंट होती हैं। 2 इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ए डीपर टीयर, एक ही डीप में जाता है, दैट जो अफेक्ट्स करता है, दैट अफेक्ट्स द पेरिनियल मसल्स को अफेक्ट करता है एंड देन स्किन को अफेक्ट करता है। सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर्स यूजुअली रिक्वायर स्टिचेज की रिक्वायरमेंट होती हैं। थर्ड डिग्री में क्या होता है? थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर्स, ए टीयर दैट इन्वॉल्व्स द एनल स्फिंक्टर। एक ऐसा टीयर जो आपके इन्वॉल्व करता है एनल स्फिंक्टर्स को, उसके कॉम्प्लेक्स को। द मसल्स दैट कंट्रोल्स द एनस। थर्ड डिग्री टीयर्स आर आल्सो नाउन एज ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरीज, OASI, obstetric anal sphincter injury. They need to be repaired in an operating theatre में इसको यूज में मतलब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ऑपरेटिंग थिएटर में। देखो क्या होता है इसमें, ये टीयर दैट इन्वॉल्व्स द आपके एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करता है और उसके कॉम्प्लेक्स को। द मसल्स दैट कंट्रोल द एनस, जो मसल्स होती हैं एनस को कंट्रोल करने वाली उसको अफेक्ट करता है। थर्ड डिग्री टीयर्स आर आल्सो नाउन एज, थर्ड डिग्री टीयर को और किस नाम से जाना जाता है? OASI, मतलब ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरीज। दे नीड टू बी रिपेयर्ड, इसको रिपेयर करने के लिए एन ऑपरेटिंग थिएटर में इसकी रिपेयर किया जाता है इसको। फोर्थ डिग्री में क्या होता है? फोर्थ डिग्री में ए टीयर दैट एक्सटेंड्स इनटू द लाइनिंग ऑफ द एनएस, ये एनएस की लाइनिंग तक एक्सटेंड कर जाता है और बॉवल्स तक एक्सटेंड कर जाता है। फोर्थ डिग्री टीयर्स आल्सो इन्वॉल्व्स द एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब थर्ड डिग्री भी एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स और फोर्थ डिग्री भी एनल स्फिंक्टर, और क्या करवाता है? लाइनिंग ऑफ द एनएस को अफेक्ट करता है, एक्सटेंड करता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा गया है क्योंकि थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में काफ़ी मतलब काफ़ी इतना फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना वो क्या करते हैं, एनएस जो थर्ड डिग्री में क्या होता है, जो एनएस होती हैं वहाँ की मसल्स को अफेक्ट करता है। ये कर रहा है एनएस की लाइनिंग को अफेक्ट और उसके स्फिंक्टर को, एनल स्फिंक्टर को। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये पेपर डाउनलोड कर लेना और मेरे ब्लॉगर अकाउंट को भी एक बार साइन इन कर लेना। वहाँ पे सारे के सारे मैंने PDF डाल रखे हैं, उनको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।